हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का छठा पाठ 1945 के बाद का भारत पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट 1 और 2 आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। चलिए पढ़ते हैं। भारत का अन्य देशों के साथ संबंध। पहला है भारत का अमेरिका के साथ संबंध। भारत का अमेरिका के साथ किस तरह का संबंध है, दोस्ती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इसे USA के नाम से भी जानते हैं, दोनों प्रजातंत्रात्मक देश है। प्रजातंत्रात्मक यानी जनता के लिए जनता का शासन। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच अनेक समानताएं होने पर भी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कह रहे हैं कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका दोनों प्रजातंत्रात्मक देश हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच अनेक समानताएं हैं, अनेक यहाँ के रीति रिवाज कानून मिलते हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत ने किसी भी सत्ता गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्ष नीति स्वीकार की, जो यूनाइटेड स्टेट्स को अच्छा नहीं लगा। उसे आशा यानी उम्मीद थी कि भारत लोकतंत्रात्मक गुट में शामिल होगा, परंतु भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई क्योंकि उसे अपनी आर्थिक स्थिति विकसित यानी वृद्धि करनी थी। कह रहे आज़ादी मिलने के बाद भारत ने किसी भी सत्ता गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्ष यानी गुट से हटकर ऐसी नीति स्वीकार किया जो यूनाइटेड स्टेट को अच्छा नहीं लगा। उसे ये उम्मीद था कि भारत लोकतंत्रात्मक गुट में शामिल होगा, लेकिन भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई क्योंकि उसे अपने आर्थिक स्थिति को सुधारना था, उसको बढ़ाना था। आगे पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में भी यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के सत्ता गुट और सैन्य गुट के साथ जुड़ा, जबकि भारत ने गुट निरपेक्ष नीति स्वीकार की थी। इस कारण से भी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच अच्छे संबंध नहीं विकसित या ना बढ़ सके, तथा भारत ने परमाणु शस्त्र संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि सर्वग्राही परमाणु परीक्षण संधि और सर्वग्राही परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत हस्ताक्षर करे, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ने आग्रह यानी प्रार्थना रखा है। परंतु ये दोनों संधियां भेदभावपूर्ण और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होने से भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। अपने इरादों और आग्रह की अवहेलना होने पर यूनाइटेड स्टेट्स भारत पर नाराज हुआ, जबकि भारत ने पोखरण राजस्थान में सफल परीक्षण किया 1998 ईस्वी में। तब उसने गंभीरता से लिया भारत को। उसने भारत के विरुद्ध यानी खिलाफ कई प्रतिबंध यानी रोक लगाए, जो समय बीतने पर नरम पड़ा, मुलायम हो गए, पर आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत को अमेरिका की सहायता मिलती रही है। करें जम्मू कश्मीर के मामले में भी जब समय आया तो पाकिस्तान का पक्ष लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के सत्ता गुट और सैन्य गुट के साथ जुड़ा, जबकि भारत किसी भी पक्ष में न रहकर निरपेक्ष नीति को माना। इस कारण से भी भारत से यूनाइटेड स्टेट्स के बीच अच्छे संबंध नहीं बन पाए और भारत ने परमाणु शस्त्र संबंधी संधियों यानी समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि सर्वग्राही परमाणु परीक्षण संधि और सर्वग्राही परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत हस्ताक्षर करे, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था, लेकिन ये दोनों संधियां भेदभावपूर्ण था और राष्ट्र के हित के लिए हानिकारक होने के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, और ये उसकी इच्छा और प्रार्थना न मानने पर भारत से यूनाइटेड स्टेट्स नाराज हुआ। जबकि भारत ने राजस्थान में पोखरण सफल परीक्षण किया 1998 में, तब भारत को अमेरिका ने बहुत गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ
कई प्रतिबंध भी लगाए, रोक लगाए, जो समय बीतने पर अमेरिका नरम पड़ गया, भारत के खिलाफ रोक लगा रहा था जो उसके खिलाफ था। और आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत को अमेरिका की मदद मिलती रहती है। आगे पढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों में सुधार आया। भारत ने भी आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, वह इस बात को वह अस्वीकार करने लगा है और दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ यानी बहुत ही गहरा संबंध बनाने की इच्छा रखता है। कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले हुए, उसके बाद दोनों देशों में सुधार आया। भारत ने आर्थिक क्षेत्र में विकास किया, प्रगति की। इस बात को अब अमेरिका मानने लगा है और दोनों देश के बीच अब प्रगाढ़ यानी बहुत गहरा संबंध बनाने की इच्छा अमेरिका रखता है। आगे पढ़ते हैं। सितंबर 2014 और 15 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मुलाकात ली और संयुक्त राष्ट्र की महासभा को भी संबोधित किया था। यूनाइटेड अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी 2015 को भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में भारत आए थे। भारतीय गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरह भारत और अमेरिका के संबंध सौहार्दपूर्ण यानी कि भाईचारे के संबंध हो रहे हैं। आतंकवाद की समस्या पर दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने साथ मिलकर चिंता व्यक्त की है। करें सितंबर 2014 और 15 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका गए और संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित किया, यानी वहाँ पे भाषण दिए। यूनाइटेड अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी 2015 को भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में आए थे। भारतीय गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे और इस तरह भारत और अमेरिका के बीच भाईचारे के संबंध बढ़ रहे हैं। आतंकवाद की समस्या पर दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने साथ मिलकर चिंता व्यक्त यानी प्रकट की है। आगे पढ़ते हैं। भारत और सोवियत यूनियन, जिसे रूस के कहते हैं, के बीच संबंध। भारत और सोवियत के बीच संबंध कैसा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में बड़े उद्योग स्थापित करने में, रक्षा के क्षेत्र में सुसज्जित होने में सोवियत रूस ने आर्थिक और तकनीकी मदद की है। कश्मीर की समस्या पर सोवियत यूनियन ने भारत का पक्ष लिया है। कह रहे हैं कि भारत में बड़े उद्योग स्थापित करने में, रक्षा के क्षेत्र में सुसज्जित होने में सोवियत रूस ने आर्थिक और तकनीकी मदद की है भारत की। कश्मीर की समस्या पर भी सोवियत यूनियन ने भारत का ही पक्ष लिया है। आगे पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में कश्मीर के मसले पर भारत विरुद्ध प्रस्ताव न हो, इसके लिए अनेक बार वीटो सत्ता का उपयोग किया गया है। कश्मीर समस्या पर वैश्विक स्तर पर यानी विश्व के स्तर पर भारत के मत का समर्थन किया है। इस तरह से रूस और भारत के बीच प्रगाढ़ यानी मजबूत संबंध रहे हैं। कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में कश्मीर के मसले पर भारत विरुद्ध प्रस्ताव न हो, भारत के खिलाफ विधेयक पारित न हो, इसके लिए अनेक बार वीटो सत्ता का उपयोग किया है रूस ने। कश्मीर समस्या और विश्व स्तर पर भारत के मत का समर्थन किया है। इस तरह से रूस और भारत के बीच बहुत ही गहरा संबंध रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्वी सन 1948, 1965 और 1971 में 3 बार युद्ध हुए, जिसमें हर बार पाकिस्तान की पराजय हुई। दोनों देशों के बीच
ताशकंद समझौता और शिमला समझौता होने पर भी पाकिस्तान इन समझौतों का निष्ठापूर्वक अनुसरण नहीं करता। 1999 कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी समस्या का शांति ढंग से समाधान लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत भारत और पाकिस्तान के बीच का जो संबंध था वो अच्छा नहीं था, तनावपूर्ण था। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए थे, 1948 में, 1965 में, 1971 में, और तीनों युद्ध में पाकिस्तान भारत से हार गया था। दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता और शिमला समझौता हुआ, लेकिन इस समझौतों पर पाकिस्तान ईमानदारी पूर्वक उसका पालन नहीं करता है। 1999 कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बाद फिर युद्ध हुआ। दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अपनी समस्या का शांति ढंग से समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच कैसा संबंध है उसके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच संबंधों की शुरुआत ईस्वी सन 1954 में हुई। चीन ने जब सीमाओं का नक्शा प्रकाशित किया तब भारत और चीन के संबंधों में दरार पड़ी। इस नक्शे में चीन ने भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र अपने में दर्शाया, जिससे भारत ने उसका कड़ा विरोध किया। भारत और चीन के बीच सीमा दर्शाने वाली मैक-मोहन रेखा को चीन ने अस्वीकार किया। इससे दोनों देशों के बीच मतभेद हुआ। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और जिस प्रदेश को उसने अपने प्रदेश के रूप में दिखाया था उस पर कब्जा किया। भारत ने सीमा की रक्षा के लिए सेना भेजा। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और इस तरह से युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रश्न को हल करने के लिए मंत्रणा आयोजित की गई, परंतु कुछ समाधान नहीं हो सका। फिर भी अंतिम दशक के दौरान भारत और चीन के बीच परस्पर सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होते रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग के बीच रिवर फ्रंट अहमदाबाद में सौजन्यपूर्ण मुलाकात हुई 2014 में। कह रहे हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच संबंधों की शुरुआत 1954 में हुई। चीन ने जब सीमाओं का नक्शा प्रकाशित किया यानी दिखाया, सबके सामने लाया, तब भारत और चीन के संबंधों के बीच दरार पड़ गई, दुश्मनी हो गई। इस नक्शे में चीन ने भारत का बहुत सा बड़ा क्षेत्र अपने नक्शे में दर्शाया, जिससे भारत ने उसका बहुत बड़ा विरोध किया। भारत और चीन के बीच सीमा दर्शाने वाली मैक-मोहन रेखा को चीन ने नहीं माना। इससे दोनों देशों के बीच मतभेद शुरू हो गया था, तनाव। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और जिस प्रदेश को उसने अपने प्रदेश के रूप में दिखाया था उस पर अपना अधिकार कर लिया। भारत ने सीमा की रक्षा के लिए सेना भेजा, लेकिन चीन ने एक तरफा युद्ध विराम यानी स्थगित घोषित कर दिया और इस तरह से युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रश्न को हल करने के लिए लोग मंत्रणाएं आयोजित की, परंतु कोई समाधान यानी हल नहीं हो सका। फिर भी अंतिम दशक के समय भारत और चीन के बीच परस्पर यानी लगातार सहयोग और मैत्रीपूर्ण मित्रतापूर्ण संबंध विकसित होते रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग के बीच रिवर फ्रंट अहमदाबाद के सौजन्यपूर्ण मुलाकात हुई 2014 में। आगे पढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं। बांग्लादेश ने बहुत संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त की। ईस्वी सन 1971 में एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। उसमें पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा था। एक नवोदित यानी नए उभरा हुआ राष्ट्र के रूप में भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक, तकनीकी और भौतिक साधनों की बहुत अधिक मदद की, परंतु कुछ बातों में भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद हुए हैं। गंगा नदी के पानी के उपयोग और विभाजन के संबंध में हुई चर्चा द्वारा समाधान यानी हल किया गया। अतिवृष्टि, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा के
समय भारत ने बांग्लादेश को पर्याप्त मात्रा में मदद की है। दोनों राष्ट्रों के बीच 2015 में विवादित भूमि क्षेत्र और उस क्षेत्र के लोगों की नागरिकता के संबंध में समस्या का निराकरण बातचीत से हुआ। बांग्लादेश ने बहुत लड़ाई करके स्वतंत्रता प्राप्त की। ईस्वी 1971 में एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। उससे पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा था। अब एक नए उभरे हुए राष्ट्र के रूप में भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक, तकनीकी और भौतिक साधनों की बहुत अधिक मदद की, परंतु कुछ बातों में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव रहता है। मतभेद हुए। गंगा नदी के पानी के उपयोग और विभाजन के संबंध में हुई चर्चा द्वारा इस समस्या का हल निकल गया। अतिवृष्टि, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने बांग्लादेश को पर्याप्त मात्रा में मदद भी की है, सहायता भी की है। दोनों राष्ट्रों के बीच 2015 में विवादित भूमि यानी जो झगड़े से होते रहते ऐसे भूमि क्षेत्र और उस क्षेत्र के लोगों की नागरिकता के संबंध में समस्या का निराकरण यानी हल बातचीत से हुआ है। आगे है भारत भूटान। भारत का भूटान के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत ने भूटान के साथ अस्थायी शांति और मित्रता की संधि की 1949 में। भूटान ने भी रक्षा और विदेश नीति में भारत को विश्वास में लेना स्वीकार किया। भारत ने भूटान को दूरसंचार और यातायात के विकास में मदद देना स्वीकार कर संबंध को मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान की मुलाकात ली 1958 में। भारत के राष्ट्रपति ने भूटान की मुलाकात ली 1970 में। भूटान को यूएन का सदस्य बनाने में भारत ने मदद की 1971 में। भारत भूटान के साथ संबंधों में कभी भी कटुता यानी कड़वापन नहीं आई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भूटान की मुलाकात ली थी जून 2014 में। उस समय प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा था कि भारत प्रगति करेगा तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। दोनों देशों के पारस्परिक सुरक्षा संबंधी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया था। करें कि भारत ने भूटान के साथ अस्थायी शांति और मित्रता की संधि की 1949 में। भूटान ने भी रक्षा और विदेश नीति में भारत पर विश्वास करना स्वीकार किया। भारत ने भूटान को दूरसंचार और यातायात के विकास में मदद करना स्वीकार कर संबंध को अपने दोस्ती को मजबूत किया। प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान की यात्रा की 1958 में। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने भूटान में गए 1970 में। भूटान को यूएन का सदस्य बनाने में भारत ने भूटान की मदद की 1971 में। भारत भूटान के संबंधों में कभी कड़वापन नहीं आई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भूटान की मुलाकात ली। जब भूटान गए तो जून 2014 में। उस समय प्रधानमंत्री ने बात करते हुए कहा था कि भारत प्रगति करेगा तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा पड़ोसी देशों पर। दोनों देशों के पारस्परिक सुरक्षा संबंधी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया था। आगे पढ़ेंगे हम लोग भारत श्रीलंका। भारत का श्रीलंका के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका के साथ भारत का संबंध बहुत पुराना है। बहुत से भारतीय, विशेष रूप से तमिल लोग बहुत अधिक समय में श्रीलंका में बसे हैं और वहां अस्थायी हुए हैं। उन लोगों की नागरिकता का प्रश्न दोनों के बीच मतभेद का मुद्दा बना है, परंतु दोनों देशों ने समझौता द्वारा हल करने का प्रयास किया है। श्रीलंका के तमिल संगठनों और श्रीलंका की सरकार तमिल समस्या का शांतिपूर्वक समाधान करे, ऐसी भारत की इच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने श्रीलंका की मुलाकात ली 13 मार्च 1915 में। श्रीलंकन तमिल असरग्रस्तों के पुनर्वास के लिए 27,000 मकान भारत की आर्थिक सहायता से बनवाया है। आज श्रीलंका के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण यानी दोस्ताना संबंध हैं। श्रीलंका के साथ भारत का संबंध बहुत पुराना है रिश्ता। बहुत से भारतीय, विशेष रूप से तमिल लोग बहुत अधिक समय में श्रीलंका में बसे हैं और वहीं पर अस्थायी हो गए, हमेशा के लिए बस गए हैं।
और उन लोगों की नागरिकता का प्रश्न दोनों देशों के बीच मतभेद का मुद्दा बना, लेकिन दोनों देश ने समझौता द्वारा इस समस्या का हल निकालने का प्रयास किया है। श्रीलंका के तमिल संगठनों और श्रीलंका की सरकार तमिल समस्या का शांतिपूर्वक समाधान करे, ऐसी भारत की इच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने श्रीलंका की मुलाकात ली। 13 मार्च 1915 में श्रीलंकन तमिल असरगत मतलब जिनका श्रीलंका में तमिलों पर जो असर व जो परेशान हैं उनको फिर से बसाने के लिए 27,000 मकान भारत की आर्थिक सहायता से बनवाया है और आज श्रीलंका के साथ भारत का बहुत ही अच्छा संबंध है। आगे पढ़ेंगे भारत नेपाल। नेपाल और भारत के बीच संबंधों का आरंभ और देशों के बीच किए गए समझौते से हुआ। करें नेपाल और भारत के बीच संबंधों का शुरुआत और दूसरे देशों के बीच किए गए समझौते से हुआ था। आगे पढ़ते हैं। ईस्वी सन 1950 इस समझौते के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के सार्वभौम और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा को स्वीकार किया है तथा दोनों देशों के नागरिकों को के एक दूसरे के देश में मुक्त आवागमन को मान्य रखा। नेपाल के सामाजिक आर्थिक विकास में भारत ने बड़ी मदद की है। नेपाल के बहुत से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए भारत आते हैं। हिमालय में से निकलने वाली कई नदियां नेपाल में से होकर भारत में आती हैं। बरसात के मौसम में उनमें भारी बाढ़ आती है और इसलिए भारत को बहुत अधिक नुकसान होता है। नदियों के बाढ़ को रोकने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता करने के लिए भारत प्रयत्न करता है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसमें लगभग 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। इस भीषण दुर्घटना में भारत ने बचाव, राहत तथा पुनर्वास यानी फिर से बसाने में नेपाल की मदद की। कह रहे हैं ईस्वी सन 1950 में यह समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के सार्वभौमित्व, एक दूसरे के देश में और प्रदेश में की अखंडता की रक्षा को स्वीकार किया है और दोनों देश के नागरिक के एक दूसरे के देश में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं, ऐसा मान्य रखा गया। नेपाल के सामाजिक आर्थिक विकास में भारत ने उसकी बहुत मदद की। नेपाल के बहुत से विद्यार्थी उच्च दर की शिक्षा पाने के लिए भारत आते हैं। हिमालय से निकलने वाली कई नदियां जो नेपाल से होकर भारत में आती हैं, बरसात के मौसम में उनमें भारी बाढ़ आती है और इसलिए भारत को बहुत अधिक नुकसान होता है। नदियों के पानी को रोकने के लिए भारत ने और नेपाल के साथ समझौता करने का प्रयत्न भी किया। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया। उसमें लगभग 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। इस भीषण दुर्घटना में भारत ने बचाव, राहत तथा जो नुकसान हुआ उसको फिर से भरपाई करने के लिए पुनर्वसन यानी बसाने के लिए लोगों को नेपाल की मदद की। आगे पढ़ते हैं। भारत और अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। अफगानिस्तान के नौ सीजन में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भवन निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके आर्थिक सामाजिक उत्कर्ष के लिए भारत ने आर्थिक मदद की है। प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने आर्थिक मदद की है। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट हाउस का निर्माण कार्य भारत ने किया है। करें कि भारत पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अफगानिस्तान के नए निर्माण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। भवन निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, मदद है। उसके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए भारत ने आर्थिक मदद की है। प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने आर्थिक मदद की। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट हाउस का निर्माण कार्य भारत ने ही किया है। आगे है भारत म्यांमार। भारत का म्यांमार वर्मा के साथ भी सौहार्दपूर्ण यानी भाईचारे का संबंध रहा है। भारत की आज़ादी के बाद म्यांमार को स्वतंत्रता मिली 1948 में। तब से दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध बना हुआ है। आज़ादी के बाद
म्यांमार ने भारत से विकास हेतु आर्थिक सहायता की मांग की। भारत ने तत्कालिक सहायता प्रदान की क्योंकि भारत म्यांमार को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता था। कह रहे हैं कि भारत का म्यांमार वर्मा के साथ भाईचारे का संबंध रहा है। भारत की आज़ादी के बाद म्यांमार को आज़ादी मिली 1948 में, तब से दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध रहे हैं। आज़ादी के बाद म्यांमार ने भारत से विकास के लिए आर्थिक सहायता की मांग की और भारत ने तत्कालीन सहायता प्रदान की क्योंकि भारत म्यांमार को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता था। आगे पढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति का ध्येय यानी उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यद्यपि प्रसंगानुसार पड़ोसी देशों के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फिर भी भारत ने सहअस्तित्व की प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार सबल होने पर भी अपने से छोटे पड़ोसी राष्ट्रों की आर्थिक नीति को प्रभावित किए बिना पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा है। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यद्यपि सुने भी होंगे कि पड़ोसी देशों के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मनमुटाव थोड़ा बहुत होते रहते हैं भारत के साथ, फिर भी भारत ने अपने अस्तित्व की प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार सबल यानी मजबूत होने पर भी अपने छोटे से पड़ोसी देश राष्ट्रों की आर्थिक नीति को प्रभावित किए बिना पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण यानी दोस्ताना जैसे संबंध बनाए रखा है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इसको आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा और प्रश्न आपको बाद में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।